गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी। राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी, लिखा ऐसा गलती से कहा, मेरी माफी स्वीकार करें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति वाले बयान पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली है। अधीर ने चिट्ठी में लिखा कि मैंने गलती से आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं माफी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। बुधवार को दिल्ली के विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपत्नी का शब्द का इस्तेमाल किया था। सत्ताधारी भाजपा सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया। साथ ही अधीर और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की थी। दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू के लिए अशोभनीय शब्द का उपयोग करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी अधीर रंजन को नोटिस भेज चुका है। उसने 3 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक जवाब मांगा है। इसी मामले में मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर अधीर रंजन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संसद में खत्म होगा गतिरोध, सोमवार को महंगाई पर लोकसभा में चर्चा करा सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच सरकार महंगाई पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा करा सकती है। निचले सदन में इसके लिए शिवसेना नेता विनायक रावत और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नोटिस दिया। वहीं राज्यसभा में सरकार मंगलवार को चर्चा करा सकती है। दोस्तों, मौजूदा मानसून सत्र में बमुश्किल कामकाज हो पा रहा है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के खिलाफ हुई कार्यवाही से सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध और गहरा चुका है। विपक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष ही चर्चा नहीं चाहता। आज भी दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, महंगाई और अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति वाले बयान पर जमकर हंगामा हुआ। इसके कुछ ही देर बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोस्तों, पिछले दिनों सांसदों के निलंबन और विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा था और चर्चा से बचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर 1053 रुपए का क्यों हो गया है, दही अनाज पर जीएसटी क्यों लगा दिया, सरसों का तेल 200 रुपए के पार क्यों चला गया। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 एमपीज को गिरफ्तार और 23 एमपीज को निलंबित कर दिया। राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मदरसा जिहादी केस में बंगाल कनेक्शन, आतंकी मॉड्यूल चलाने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, असम पुलिस ने अलकायदा से जुड़े बांग्लादेशी टेरर ग्रुप का भांडाफोड़ किया है। मदरसे से आतंकी मॉड्यूल चलाने के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर देश विरोधी और आतंकी फंडिंग गतिविधियां चलाने का शक था। दोस्तों, असम पुलिस के एडीजीपी स्पेशल ब्रांच हिरेन नाथ का कहना है कि कोलकाता के पास हावड़ा से मोरी गांव के मदरसा में जिहादी पाठ के लिए पैसा आता था। इस मामले में मुस्तफा नाम का युवक भी शामिल है। एडीजीपी ने बताया कि मुस्तफा मुफ्ती कई बार कोलकाता गया, उस पर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एनकाउंटर का वक्त आ गया है, बीजेपी नेता के मर्डर पर तनाव के बीच कर्नाटक के मंत्री की चेतावनी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से वहां की राजनीति उबाल मार रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग हो रही है। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई तो पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में योगी मॉडल लागू किया जाएगा। अब राज्य सरकार के मंत्री श्री अश्वत्थ नारायणा ने एक कदम आगे बढ़कर एनकाउंटर की बात कर दी है। दोस्तों, उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में अब एनकाउंटर का वक्त आ गया है, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वह कहते हैं कि एनकाउंटर का वक्त आ गया है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी हत्याएं कभी न हो। आने वाले दिनों में हम ऐसी कार्यवाही करने वाले हैं कि ये बदमाश डर जाएंगे, ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री एनकाउंटर के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बैडमिंटन में भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल, पहले 3 मैचों में धो डाला। जी हां दोस्तों, पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल के अपने मुकाबले में पाकिस्तान की महूर को 21-7, 21-6 से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3-0 की बढ़त के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। हालांकि दोस्तों, बाकी बचे 2 मैच भी खेले जाएंगे। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पहले दिन बैडमिंटन मिक्स्ड टीम इवेंट्स में भारत के सामने पाकिस्तान की टीम थी। दरअसल
दरअसल दोस्तों पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इस इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वहीं इस बार भी भारत को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं दोस्तों इसके बाद किदांबी श्रीनाथ ने भी पाकिस्तानी जोड़ी को 21-9 से हरा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बच्चों को दूसरे पति का सरनेम दे सकती है मां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिता की मौत के बाद मां को बच्चों का सरनेम बदलने का है हक। जी हां दोस्तों, पति की मौत के बाद मां अगर दूसरी शादी करती है तो वो अपने बच्चों का सरनेम तय करने की हकदार है। मां यानी कि दूसरे पति का सरनेम अपने बच्चों को दे सकती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में यह केस आंध्र प्रदेश की अकेला ललिता ने दायर किया था। ललिता ने 2003 में कोंडा बालाजी से शादी की थी। मार्च 2006 में उनके बेटे के जन्म के 3 महीने बाद ही कोंडा की मौत हो गई थी। पति की मौत के 1 साल बाद ललिता ने विंग कमांडर अकेला रवि नरसिम्हा शर्मा से शादी की। इस शादी से पहले ही रवि नरसिम्हा का एक बच्चा और था। ये सभी एक साथ रहते हैं। जिस बच्चे के सरनेम पर यह विवाद है उसकी उम्र 16 साल और 4 महीने हो चुकी है। इसके बावजूद ललिता के सास ससुर ने बच्चे का सरनेम बदलने पर विवाद खड़ा कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में ट्वीट हटाएं। स्मृति ईरानी की अर्जी पर कांग्रेस के 3 नेताओं को हाईकोर्ट का समन। जी हां दोस्तों, स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी किया है। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ इन तीनों नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों के चलते दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने इन कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर की गई अपनी टिप्पणियों को हटाने को कहा अगर वो टिप्पणी नहीं हटाएंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन टिप्पणियों को हटाए। स्मृति ईरानी ने मानहानि का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। इस मामले में जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि पहली नजर में मुझे लगता है कि बिना तथ्यों के पड़ताल किए ये आरोप लगाए गए हैं। इससे वाकई शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा कोर्ट ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को हटाने का निर्देश दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेड में जब्त अकूत केश, गोल्ड गाड़ी फ्लैट, अर्पिता को वापस मिलना है मुश्किल। जी हां दोस्तों, शिक्षक भर्ती घोटाले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी का अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ईडी को अर्पिता के कई राज की जानकारी मिल रही है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल दोस्तों अर्पिता मुखर्जी के घर से पहले ईडी ने नोटों का जखीरा बरामद किया। फिर जांच आगे बढ़ी तो एजेंसी को अर्पिता के 4 फ्लैटों की जानकारी मिली और फिर ईडी को अर्पिता की लग्जरी कारों का पता चला है। हालांकि जांच एजेंसी उन कारों तक पहुंचती उससे पहले ही वो कारें गायब हो गई। अर्पिता की यह 4 कारें उनके डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से गायब बताई जा रही हैं। दोस्तों ये 4 कारें मर्सिडीज बेंज, ऑडी A4, होंडा CR-V और होंडा सिटी है। इनमें से 2 कारें, एक होंडा सिटी और दूसरी ऑडी, अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है। जांच एजेंसी इन कारों की तलाश में CCTV फुटेज को खंगाल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगा बड़ा झटका, भतीजे निहार ने थामा एकनाथ शिंदे का गुठ। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के भतीजे और दिवंगत बिंदु माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे ने शुक्रवार को शिवसेना के बागी नेता से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के पोते निहार मुंबई में वकील के तौर पर काम करते हैं। उनके पिता बिंदु माधव की 1996 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पिछले महीने एकनाथ शिंदे तथा शिवसेना के 39 अन्य विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों ने ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे महाराष्ट्र की शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे। बाद में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को क्रमशः मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि दोस्तों निहार के शिंदे खेमे में शामिल होकर राजनीति में पदार्पण करने की संभावना नहीं है, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स में लवलीना ने मचाया बवाल, बीच में ओपनिंग सेरेमनी छोड़ना पड़ा भारी। जी हां दोस्तों, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह को बीच में ही छोड़ना महंगा पड़ा, क्योंकि इसके बाद वह करीब 1 घंटे तक फंसी रही। उद्घाटन समारोह गुरुवार रात को लगभग 2 घंटे तक चला और लवलीना ने भारतीय मुक्केबाजी दल के एक अन्य सदस्य मोहम्मद हुसामुद्दीन के साथ अलेक्जेंडर स्टेडियम से खेलगांव के लिए जल्दी निकलने का फैसला किया। लवलीना से जब पूछा गया कि उन्होंने समारोह के बीच में क्यों छोड़ा, तो उन्होंने पीटीआई से कहा कि हम सुबह अभ्यास करना चाहते थे, क्योंकि इसके 1 दिन बाद हमारा मुकाबला है। समारोह चल रहा था और हमने तब निकलने का फैसला किया। हमने टैक्सी उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन हमें बताया गया कि टैक्सी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से कई घंटों तक हम फंसे रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्मिंघम में भारतीय महिला हॉकी टीम ने बरसाए गोल, घाना को पहले मैच में 5-0 से हराया। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार शुरुआत की है। उसने घाना को अपने पहले मैच में 5-0 से रोक दिया। टीम इंडिया के लिए गुरजीत कौर ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। नेहा गोयल, संगीता कुमारी और सलीमा टेटे ने भी स्कोर किया। अब भारतीय महिला टीम शनिवार यानी कि 30 जुलाई आज को वेल्स के खिलाफ अपने दूसरे ग्रुप मैच में उतर रही है। गुरजीत कौर ने भारत को पहले क्वार्टर में बढ़त दिलाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मरीजों का ग्लूकोज पी रहे चूहे, 700 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में चूहों का आतंक, अब तक 1500 मारे गए। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 700 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज में चूहे मुसीबत बन गए हैं। बीते दिनों उन्होंने सीटी स्कैन मशीन का तार काट दिया, इससे 2 दिन तक जांच बंद रही। अब चूहे मरीजों के लिए खतरा बन रहे हैं। ये इन्हें चढ़ाए जाने वाले ग्लूकोज तक को पी जा रहे हैं। दोस्तों, चूहे से निजता पाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इन्हें मारने का टेंडर निकाला। इसके लिए 10 से 12 लाख रुपए का बजट रखा गया। फिलहाल रायपुर की एक निजी कंपनी ने टेंडर लिया है, जो अब चूहे मारने और दफनाने में लगी हुई है। बीते 1 महीने में 1500 से अधिक चूहे मारकर दफनाए जा चुके हैं। अस्पताल प्रबंधन का अनुमान है कि अभी करीब 4 से 5 हजार चूहे अस्पताल में मौजूद है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में चूहे को मारना भी आसान नहीं है। इस काम के लिए 6 लोगों की टीम लगी है। एहतियात बरतते हुए यह टीम जगह जगह पेच बनाकर वहां चूहे मारने वाली दवा डाल रही है। इससे पहले दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दिल्ली में मंकी पॉक्स के पहले मरीज की हो गई पहचान, देखकर डॉक्टर के भी उड़ गए हैं होश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 31 साल का एक शख्स पश्चिम विहार में रहता है। 16 जुलाई को वो जब डॉक्टर ऋचा के पास पहुंचा तो पिछले 4 दिनों से बुखार था। हाथों पर और जेनिटल्स के हिस्से पर लाल दाने आने लगे थे। इस व्यक्ति को शक था कि इसे चिकन पॉक्स है, लेकिन जब ये डॉक्टर ऋचा चौधरी के पास पहुंचा तो उन्हें ये चिकन पॉक्स नहीं लगा। उन्होंने उसे दवा देकर 5 दिन बाद वापस आने को कहा। 5 दिन बाद जब मरीज लौटा तो डॉक्टर ऋचा ने देखा कि लाल निशान बढ़ गए हैं, दाने और बड़े हो चुके हैं और हथेलियों और चेहरों पर भी फैल गए हैं। मरीज ने बताया कि उसने कोई विदेश यात्रा नहीं की है, हालांकि वो कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश से लौटा था। इस बार डॉक्टर ऋचा ने तमाम लिटरेचर भी देखा और उन्हें समझ आया कि ये ऐसे दाने हैं जो उन्होंने अपनी 12 साल की प्रैक्टिस में पहले कभी नहीं देखे। ये चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नहीं। उन्हें शक हुआ कि ये मंकी पॉक्स लग रहा है। दोस्तों अच्छी बात यह रही कि बुखार होते ही मरीज ने कोरोना काल से सबक लेते हुए खुद को आइसोलेट कर लिया था, इसलिए उसके परिवार में कोई संक्रमित नहीं हुआ। लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से इसकी पुष्टि करने के लिए टेस्ट केवल सरकारी लैब में ही हो सकता था। हालांकि डॉक्टर ऋचा को अब तक यकीन हो चुका है कि ये मंकी पॉक्स ही होगा। उन्होंने मरीज को समझाया कि लोकल सरकारी डॉक्टर को बताना जरूरी है। डिजास्टर सर्विलांस ऑफिसर को सूचना दी गई। उसके बाद मरीज को तुरंत प्रभाव से लोकनायक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों 22 जुलाई शुक्रवार को मरीज के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया। रविवार सुबह ही वहां से टेस्ट के जरिए कंफर्म हो गया कि मरीज को मंकी पॉक्स ही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संक्रमित जानवरों से मंकी पॉक्स उनकी बॉडी फ्लूइड्स और मांस के संपर्क में आने या फिर खाने से फैलता है। संक्रमित जानवरों और कच्चे मीट को ना खाएं। इंसान से इंसान में भी मंकी पॉक्स फैल रहा है। संक्रमित व्यक्ति की स्किन और सलाइवा जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स से ये फैल सकता है। जिस व्यक्ति को मंकी पॉक्स है उसके बिस्तर, तौलिए और कपड़ों को छूने से भी संक्रमण हो सकता है। दोस्तों 21 दिन तक इन सब से दूर रहना चाहिए। 21 दिन बाद जब कपड़ों को डिसइंफेक्ट कर ले या फेंक दें तब ही उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती मां से बच्चे को भी मंकी पॉक्स हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया देश का पहला बुलियन एक्सचेंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सूरत में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX का उद्घाटन किया। यह देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। यह एक्सचेंज गुजरात के GIFT सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में स्थित है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक एग्जीबिशन को भी देखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश ने वित्तीय
समावेशन की एक नई लहर देखी। यहां तक कि गरीब से गरीब भी औपचारिक वित्तीय संस्थानों में शामिल हो रहे हैं। आज जब एक बड़ी आबादी फाइनेंस से जुड़ गई है, यह समय की मांग है कि सरकारी संगठन और निजी खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़े। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गांधीनगर के इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कई तरह के प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियो और टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑफर करता है। इसकी खासियत है कि इसकी लागत से दूसरे एक्सचेंजों और विदेश के एक्सचेंजों के मुकाबले काफी कम है। बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडर्स सोने और चांदी के डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ओला उबर मर्जर बिल्कुल बकवास। ओला और उबर के मर्जर की चर्चा पर भावेश अग्रवाल की सफाई। जी हां दोस्तों, केब कंपनी ओला और उबर को लेकर चर्चा चल रही थी कि दोनों साथ में मर्जर कर सकती है, लेकिन इन खबरों को बल मिल पाता उससे पहले ही ओला के को फाउंडर भावेश अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई मर्जर नहीं होने वाला है। उन्होंने इन खबरों को ही बकवास बता दिया। ट्वीट कर भावेश अग्रवाल ने लिखा कि यह सब बिल्कुल बकवास है। हम मुनाफा कमाने वाली कंपनी है और अभी हमारी ग्रोथ बेहतरीन चल रही है। अगर कोई दूसरी कंपनी मार्केट छोड़ना चाहती है तो उसका स्वागत है। हम कभी भी किसी कंपनी के साथ मर्ज नहीं करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को वीकली बैठक हुई। इस बैठक के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है कि उपराज्यपाल और सीएम को मिलकर काम करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारे बीच में बहुत सारे मुद्दों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। सीएम केजरीवाल ने इस बैठक के बाद कहा कि जैसे हर हफ्ते हमारी और एलजी की बैठक होती है, इस हफ्ते भी अभी मैं एलजी साहब से मिलकर आ रहा हूं। यह बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई। इस बैठक में पानी, साफ सफाई, बिजली सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी तरह से मिलकर काम करेंगे जैसे हम लोग मिलकर काम करते रहे हैं। वे राज्यपाल हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं और हमारे बीच में कई सारे मुद्दों पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हम सभी मुद्दों पर चर्चा करके शॉर्ट आउट करेंगे और मिलकर काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमित शाह की मौजूदगी में 30,000 किलो ड्रग्स नष्ट करेगी एनसीबी की टीमें। कल चंडीगढ़ में है राष्ट्रीय सम्मेलन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री के सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीमें दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में बरामद 30,000 किलो से अधिक ड्रग्स नष्ट करेंगी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी के मुताबिक इस तरह का यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें देश के गृह मंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मादक पदार्थों पर लगाम लगाने वाली एजेंसी एक मंच पर होगी। इस कार्यक्रम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा चंडीगढ़ के प्रशासक, सीमा सुरक्षा बल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के साथ जजों के मादक पदार्थ निरोधक शाखा प्रमुख आदि भी उपस्थित रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, नींद खुली तो मां को ढूंढने चल पड़ी 3 साल की बच्ची, 7वें फ्लोर से गिरकर मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर जिले में शुक्रवार को एक बहुमंजिला इमारत की 7वीं मंजिल से 3 साल की बच्ची की गिरने से मौत हो गई। मानिकपुर पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे वसई कस्बे में एक हाउसिंग सोसाइटी में हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया कि श्रेया महाजन 7वीं मंजिल के अपार्टमेंट में सो रही थी। उनकी मां बेटे को स्कूल बस के लिए छोड़ने गई थी। इस दौरान लड़की जाग गई और मां की तलाश करने लगी। जब बच्ची को मां नजर नहीं आई तो वह मोबाइल उठाकर बालकनी की तरफ चल दी। पुलिस के अनुसार मोबाइल फोन बच्ची के हाथ से फिसलकर गिर गया। इसके बाद बच्ची मोबाइल देखने के लिए बालकनी से बाहर झुकी तो वह नीचे गिर पड़ी। अधिकारी ने बताया कि जानकारी होने पर सोसाइटी में हड़कंप मच गया। बच्ची खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिका में बढ़ गई मंदी की आशंका, लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरी तिमाही में गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष के पहले 3 महीनों में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 0.9% की सालाना दर से गिरावट आई है। राज्य वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इससे पहले जनवरी से मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की गिरावट आई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
लगातार तीसरे दिन झूमा सेंसेक्स, निफ्टी ने पार किया 17,000 का लेवल। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी बढ़त देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बीएससी का सेंसेक्स 712.46 अंक यानी कि 1.25% उछलकर 57,570.25 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का निफ्टी 228.65 अंक यानी कि 1.35% उछलकर 17,158 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों कारोबार के अंत में बीएससी पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2,66,57,676 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। निफ्टी पर पीएसयू बैंक के अलावा सभी सेक्टर्स में तेजी आई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ सकती है बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 अगस्त के पहले हफ्ते में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर घोषणा होने की उम्मीद है। दरअसल दोस्तों 31 जुलाई तक AICPI के आंकड़े भी आ जाएंगे, यानी कि तब डीए बढ़ोतरी से पर्दा भी उठ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।